ओके सी, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ इसको साथ में रब करते हैं तो फिर दोनों बॉडीज चार्ज हो जाते हैं। उससे पहले कैसे थे? न्यूट्रल। ये कौन सी प्रोसेस है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो दे आर आस्किंग कि अगर ऐसे बहुत सारे दूसरे पेयर्स हैं जिनको हम आपस में रब करते हैं तो वो बॉडीज पे एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। सी हियर दिस वन इज ग्लास रॉड एंड दिस इज सिल्क क्लॉथ. So before rubbing them together, they were neutral. Now, as we rub them together, what happens? Few electrons from glass rod are transferred to silk cloth. Now, as electrons are coming out of glass rod and moving to silk cloth, what happens? The glass rod becomes positively charged and the silk cloth becomes negatively charged. अब होगा क्या? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ कैसे कंसिस्टेंट है। तो हमें क्या चेक करना है कि बिफोर द प्रोसेस ऑफ रबिंग एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रबिंग व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो बिफोर द प्रोसेस ऑफ रबिंग total charge of the system, Q1 suppose charge of glass rod and Q2 is suppose charge of silk cloth. So before rubbing दोनों में से किसी के भी ऊपर चार्ज नहीं था, so दोनों का चार्ज कैसा था? 0. So net charge of the system of glass rod and silk cloth कितना हो जाता है? 0. So system कैसी हो गई? न्यूट्रल. Now after rubbing we will calculate total charge. So after rubbing what happens? Suppose ये glass rod है, सपोज ये सिल्क क्लॉथ है, उसके ऊपर -Q अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाता है, और ये सपोज ग्लास रॉड का चार्ज है, उसके ऊपर +Q अमाउंट ऑफ चार्ज आता है। अब आपको पता है कि ग्लास रॉड के अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ में एंटर करने वाले हैं। सपोज यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स ही एंटर करने वाले हैं। तो जितना इसका पॉजिटिव चार्ज होगा इतना ही इसका नेगेटिव चार्ज होगा। So both these charges minus capital Q and plus capital Q are equal in magnitude and they are opposite in polarity. So net charge will be 0. So again after rubbing also the system remains neutral only. So before rubbing and after rubbing total charge कैसा रहा? Same ही रहा, it is neutral. So we can say that this charging by friction process is consistent with the law of conservation of चार्ज। तो ये आपका 5th न्यूमेरिकल था। अब 6th वाला न्यूमेरिकल देखो। 6th वाले न्यूमेरिकल में उन्होंने 4 चार्जेस दिए हैं आपको, A, B, C, D. 4 charges are there. Value of charges is also given. And they are telling you that all the 4 charges are located at the corners of square ABCD having side 10 centimeters. So ये देखो ABCD 4 कॉर्नर्स हैं, ये पूरा जो स्क्वायर है उसके साइड इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ ये 4 चार्जेस हमने रखे हुए हैं। अब इनका क्वेश्चन है कि सपोज ये स्क्वायर के सेंटर पे हम एक दूसरा चार्ज रख देते हैं विच इज Q इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम। तो ये बाकी जितने 4 चार्जेस हैं उनके वजह से यहाँ पर सेंटर में जो हमने चार्ज रखा है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा। So आपको ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द Q प्लेस्ड एट O। तो अब इसके लिए आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम क्या करेंगे, पहले ये वाला जो चार्ज है उसके वजह से O पॉइंट पे जो हमने चार्ज रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करता है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली वील कैलकुलेट फोर्स एक्टेड बाय चार्ज केप्ट एट B at point O. Same way इसकी वजह से and then we'll add all the forces and obtain resultant force. So now see, total force is equals to FA. What is FA? FA is the force acting on small q because of charge placed at A. That is because of QA. Similarly, FB is force acting on the small q because of QB. FC is force acting on this Q because of QC, and same way QD. And then we'll add all the 4 forces. So we'll obtain the resultant force acting on the charge. Okay. So suppose I want to calculate this force acting at this point because of QA.
Then we know the equation, that is Coulomb's law. It was F is equals to K Q1 Q2 upon R square. Now which two forces are here? See, एक ये वाला फोर्स है QA और दूसरा कौन सा फोर्स है Q. तो हमारे इक्वेशन में हम क्या वैल्यूज डालेंगे? K QA Q अपॉन ये OA स्क्वायर क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन QA एंड Q. So now see, what is the distance between this point and this point? Suppose if I call this corner of the square as A, then the distance between QA and Q is OA. तो अब ये वाला डिस्टेंस मैं कैसे ढूंढूं? So उसका कैलकुलेशन यहां पर है. आप देखो, अगर this is a right angle triangle, this ABC, ये पूरा ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो अगर यहां से मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, तो now just see what happens. AC square is equals to AB square plus BC square, and from that I can obtain the value of AC. जब मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी AC की, उसको मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा AO. That was the distance between the charges Q and QA. So यहाँ से देखो, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने AB और BC की और OA ऑब्टेन कर लिया. सो OA इज इक्वल्स टू AC बाई 2. तो यहाँ से OA की वैल्यू हमको मिल जाती है. और ये जो 10 सेंटीमीटर उन्होंने दिया था उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में. सो सी हियर आवर आंसर वाज 5√2 सेंटीमीटर. दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू मीटर. सो 5√2 into 10⁻² मीटर. सो हमको ये डिस्टेंस भी मिल गया. अगेन नाउ जस्ट सी फ्रॉम द फिगर, ये सारे ही डिस्टेंस चेक करो. दिस इज AO, this is OB, then this is OC, and then this is finally OD. All the distances are same only. So हमने एक बार OA कैलकुलेट कर लिया है. So we'll write here OA is equals to OB is equals to OC is equals to OD, and all the values are 5√2 into 10⁻². तो अब वो वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. QA की वैल्यू क्या है? 2 माइक्रो कूलम. इसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ता है. So instead of K, I'll write the value of K. क्या होती है? 1/4 pi epsilon naught. या तो वो लिख के वैल्यू डालो या तो पूरा 1/4 pi epsilon naught सॉल्व कर दो और उसकी वैल्यू होती है, ये हमने थियोरी में देखा था कि K कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 into 10⁹. सो ये वैल्यू डाली. फिर QA यानी ये वाले चार्ज की वैल्यू, दैट वाज 2 माइक्रो कूलम, उसको कूलम में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻⁻6 आया. Q यानी ये वाला चार्ज जिसके ऊपर हमें फोर्स की वैल्यू ढूंढनी थी, तो उसकी वैल्यू डाल दी, वो भी माइक्रो कूलम में है. सो उसको भी कूलम में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस OA स्क्वायर. सो वो हमने ढूंढा हुआ था यहाँ पर. सो वहां से यहाँ डाल दिया हमने. सो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे, सो योर आंसर विल बी 3.6 न्यूटन. नाउ जस्ट सी द डायरेक्शन. डायरेक्शन इज अलोंग OC. अब ये डायरेक्शन कैसे पता चलता है? सी, this charge is positive, this charge is also positive. तो इन दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. So the force acting on this charge because of QA will be towards the direction OC. देखो ये वाला फोर्स, सॉरी ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा होगा. So force acting on this Q because of QA will be in this direction. इस तरफ इसको धक्का मारेगा. So this is FA. This is the direction of force acting on Q because of QA. So वो हमने डायरेक्शन लिखा है यहाँ पर. FA का डायरेक्शन लिखा है. That is along OC. Just see from the figure, it is along OC. So इस तरीके से हमने डायरेक्शन लिख लिया. Now same way we'll calculate all these forces FB, FC and FD. Respectively, we'll be substituting the value. See, FB is equals to KQB Q upon OB square. QB क्यों लिया है? क्योंकि FB क्या है? FB is the force acting on Q because of B. Force acting on Q because of QB. So इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? OB है. तो फिर यहाँ पर वैल्यू में क्या लिखना पड़ेगा? OB स्क्वायर. और ऊपर वैल्यू सारी गिवन है, जैसे यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था वैसे यहाँ पर सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. OA और OB दोनों की वैल्यू तो सेम ही थी. देखो यहाँ से
तो वो तो सेम ही वैल्यू रहती है। सो आपका खाली ये जो क्यू बी है उसकी वैल्यू चेंज होती है, यानी कि आपका ये जो वैल्यू था चार्ज का वैल्यू वो बार बार चेंज हो रहा है। बाकी आपकी ये के की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू और ये तीनों तीन वैल्यूज आपकी सेम रहती है। ओनली दिस वैल्यू विल बी चेंजिंग कंटिन्यूअसली। सो ये इसमें वैल्यू डालोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 9 न्यूटन। और कभी भी फोर्स कैलकुलेट करो तो चार्ज अगर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव साइन मत डालो। देखो जैसे यहाँ पर ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम था तो हमने क्यू ए की वैल्यू में 2 ही डाला हुआ है। यहाँ पर कितना है चार्ज, -5 माइक्रोकूलम है क्यू बी। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू डालूंगी क्यू बी की तो -5 इंटू 10⁻⁻6 नहीं करूंगी, -5 नहीं डालूंगी, 5 +5 ही डालना है। ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का, तो यहाँ आपको पोलैरिटी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। सो आपका ये आंसर मिल जाएगा। इसका डायरेक्शन देखो एफ बी, सी एफ बी का डायरेक्शन देखो ना, ये नेगेटिव चार्ज है क्यू बी, क्यू चार्ज इज पॉजिटिव। सो व्हाट विल हैपन बिटवीन दीज टू, अट्रैक्शन। ऐसा होगा क्या कि आपका ये वाला जो चार्ज है उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा टूवर्ड्स ओबी, अलोंग ओबी। सो हमने उसका डायरेक्शन लिखा है एफ बी का कि डायरेक्शन इज अलोंग ओबी। सेम वे आप सारे ही कैलकुलेट कर लो, एफ सी एफ डी एंड ऑल, और फिर क्या करेंगे फाइनली यहां पर हम सारी वैल्यूज डाल देंगे। बट अब उससे पहले अब देखो एक चीज, if I see the directions and the values of all the forces, then what happens? See, FA is 3.6 along OC. उसके सामने FC देखो वो कितना है, 3.6 along OA. अब इन दोनों को हम चेक करते हैं, FA और FC। FA और FC दोनों की वैल्यू सेम है, वो आपको दिख रहा है 3.6 3.6। तो हम फिगर में देखते हैं FA और FC। ये देखो ये था एफ ए और ये है एफ सी। ये पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, ये क्यू भी पॉजिटिव चार्ज है। सो क्यू सी और क्यू के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस क्यू सी, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्यू विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। और अभी हमने नीचे जब कैलकुलेशन किया था तो हमने देखा कि एफ सी फोर्स और एफ ए फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और यहाँ फिगर में देख रहे हैं तो they are opposite in directions, so they will get cancelled. Same way इन दोनों forces को देखो FB और FD. From the figure we can see that they are in opposite direction. अब उनकी values देख लेते हैं FB और FD. CFB it is 9 Newton and CFD it is also 9 Newton. और दोनों के directions अभी ऊपर हमने देखे थे, they were अपोजिट। सो फिगर देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि रिजल्टेंट फोर्स कैसा होता है, 0। बट हम हमारा जो मेन इक्वेशन था ये वाला, इसमें सारी वैल्यूज डाल देते हैं। सो फ्रॉम द फिगर विल सब्स्टिट्यूट दैट एफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ सी एंड एफ बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी। और ये वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगी तो सब कुछ कैंसिल होके फाइनली आई विल बी लेफ्ट विथ 0। सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर will be 0। तो ये आपका 6th सम था। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, आपका 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं why are they continuous, why they don't have sudden breaks। अगर आपको कुछ भी बीच में प्रॉपर दिखे नहीं तो मुझे बोलना, हाँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में और शायद आप लोग में से कोई जो अगर फोन में देख रहा होगा तो शायद छोटा दिख रहा हो, तो मुझे बताना अगर नहीं दिखे प्रॉपर तो। कोई एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, 1 मिनट आप सब स्क्रीनशॉट लो, तो जो भी फोन में देख रहे हैं जस्ट टेक वन स्क्रीनशॉट, आई जस्ट वांट टू सी हाउ इट अपीयर्स। Okay, now see, 7th question, they are asking why electric field lines cannot have sudden breaks. Now, as you all know that
कोई भी चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस स्लोली एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इट बिकम्स जीरो। तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे बीच में सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, दैट कैन नेवर हैपन। स्लोली स्लोली द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज एंड इट विल बिकम जीरो। सो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकता है उसकी वैल्यू, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कभी भी सडन ब्रेक्स नहीं आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी कंटिन्यूअस। Then the second part of seventh question is why two electric field lines can never intersect. ये तो आपके 10th का क्वेश्चन हो गया। 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था। सेम टू सेम यहाँ है कि whenever we draw a tangent to electric field line, then the tangent will show the direction of electric field at that point. Now just see, suppose if these are two electric field lines and they are intersecting, then at the point of intersection, what will happen? If we need to know the direction of electric field, हम क्या करेंगे? दोनों line से tangent draw करेंगे. So this is tangent 1 and this will become tangent 2. तो इस point पे electric field के तो फिर दो direction हो गए, which is not possible. That's why we can say that two electric field lines can never intersect. Okay, then your 8th question. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Just message me in the group if you are not comfortable. Okay. Now see 8th question. They have given two charges, QA and QB. The distance between both the charges is 20 centimeter. And you have to calculate the electric field at the midpoint of the line joining both the charges. So, what will be the total electric field at the midpoint? यश क्यों लेट हो गए? Come on time. Okay. मैंने अभी देखा कि मैसेज था। What happened? मेरा फोन मेरे पास नहीं था, इसलिए चार्जिंग में था, इसलिए मैंने अभी देखा मैसेज। फोन अपने पास रखा करो फिर। ओके चलो। सो सपोज हमें यहाँ सेंटर पे मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो अगेन विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट विल डू? फर्स्ट विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O बिकॉज ऑफ चार्ज एट पॉइंट A. Then we'll calculate electric field at point O because of charge at point B, and then we'll add both the electric fields. So यहाँ पर वो nomenclature मैंने just लिखा है कि what is EA is the electric field due to A at point O. Same way EB and EO is the resultant electric field. तो यहाँ पर values substitute करो। electric field का formula आप सब जानते हो। क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? KQ upon R square. This Q was the source charge. So here I want to calculate electric field due to A at point O. So my source charge will be QA. It is 3 microcoulomb. So क्या substitute करेंगे? 3 into 10 raised to minus 6 coulomb. Never forget to convert this, okay? So इसको convert करके यहाँ पर value डालनी है आपको. So instead of capital Q, our source charge will be substituting QA. K की वैल्यू क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है C 9 into 10 raised to 9. Okay. What was this R? It was the distance between these 2 points. This distance between the charge and the point where we need to calculate electric field. Okay. So इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? See, the total distance between A and B is 20. O was the midpoint. तो फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. Converted into meter, so it will give you 10 into 10 raised to minus 2 meter. और फिर उसका स्क्वायर यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है. So when you'll substitute all these values, you are going to get answer like this. And the electric field's unit was Newton per coulomb. Okay, what is the direction of this electric field? Just see. This is a positive charge. आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स. So the electric field at this point O, because of QA, will be in this direction. देखो यहाँ पर ऊपर डायरेक्शन दिखाया हुआ है. So EA कैलकुलेट हो गया. सेम वे विल बी कैलकुलेटिंग EB. नाउ जस्ट सी द डायरेक्शन ऑफ EB. QB charge is negative. The electric field lines of negative charge will be radially inwards. So because of this point, the electric field at O
will be in this direction. ये रहा उसका डायरेक्शन. So आप जैसे ये कैलकुलेट किया है, we'll calculate EB also, and then we'll substitute the values of EA and EB into equation 1. So we'll get our total electric field at the midpoint. So this was our first part of 8 numerical. Now we'll see the second part. First part में doubt नहीं है ना किसी को, simple ही है. जैसे force ढूंढते हैं वैसे we have to calculate electric field at both the points and then we have to add them. Okay, now see the second part of 8th question. Second part में वो लोग क्या कर रहे हैं? They are placing a charge Q at the midpoint of the line AB. In first case, there was no charge at point O. उन्होंने point O पे सिर्फ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए बोला था, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रखा हुआ था. अब वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चार्ज रखते हैं